दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से ना सिर्फ इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों में ही बल्कि दुनिया के कुछ ऐसे बाकी इलाकों में भी ये वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर कोई लक्षद्वीप नाम के इस इलाके के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये इलाका कैसा है, कहाँ पर पड़ता है, ये कोई देश है या फिर कोई राज्य है, यहाँ पर रहने वाले लोग कौन है और अचानक से पूरी दुनिया में इसके चर्चे में आने की वजह क्या है। दोस्तों मुद्दे पर आने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि भाई आप बताइए हमारे इंडिया का वो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में मुसलमान रहते हैं, यानी जहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंट मुस्लिम रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब जम्मू कश्मीर होगा, मगर ये जवाब गलत है क्योंकि सही जवाब है लक्षद्वीप, जहाँ की टोटल आबादी के 96% मतलब कि 96% लोग वो है जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इस गलतफहमी की वजह ये भी है कि क्योंकि ज्यादातर लोग अभी लक्षद्वीप से फैमिलियर नहीं है और जानकारी ना होने की वजह से जब कभी उनके सामने ये नाम गुजरता है तो उन लोगों को लगता है कि ये शायद मालदीव्स की तरह ही समुद्र में कोई पड़ा हुआ एक आइलैंड होगा जो अपने आप में ही एक अलग देश है। लेकिन दोस्तों ये तो भारत की यूनियन टेरिटरी है और वो भी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी। 32 से 33 किलोमीटर का पूरा एरिया जिसमें 64 से 65,000 लोग रहते हैं और वो भी 96% के करीब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग। 32-33 किलोमीटर का ये छोटा सा एरिया भी कोई प्लेन जमीन नहीं है, बल्कि ये तो उन छोटे छोटे टापुओं से मिलाकर बना है जो समुद्र में अलग अलग बिखरे पड़े थे। लोकेशन के एंगल से बात करें तो भारत के बिल्कुल साउथ में जो समुद्र से लगी हुई केरल नाम की स्टेट है, उससे अगर आप लोग समुद्र का 200 से 400 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करोगे तो आपको जाकर ये सारे टापू मिल जाएंगे कि जिनको मिलाकर लक्षद्वीप का नाम दिया गया है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो सवाल पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग की तरफ से पूछा जा रहा था, वो सवाल है कि आखिर समुद्र में इतनी दूर पर मौजूद ये इलाका भारत का हिस्सा कैसे बन गया। और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतने दूर पड़े इलाके में मुसलमानों की इतनी ज्यादा आबादी कैसे आ गई, क्योंकि भारत के बाकी इलाकों में तो मुसलमानों की इतनी आबादी कहीं नजर नहीं आती। तो दोस्तों इन सारी ही चीजों का जवाब हमको इतिहास से मिलेगा। दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक मतलब के यूनानी लोगों के टेक्स्ट में मिलता है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि 5वीं सदी आते आते बुद्ध धर्म लक्षद्वीप के इन इलाकों में आ चुका था, यानी बुद्ध धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के कदम इस इलाके पर पड़ चुके थे। इसके बाद चोला साम्राज्य ने इन सारे इलाकों पर राज किया। चोला साम्राज्य के जाति ही एक मशहूर राजा थे मतलब चेरामन पेरुमल। इनके दौर में ही इंसानों की ये बस्ती बसना शुरू हो गई थी। याद रखने वाली बात तो ये भी है कि वही मशहूर चेरामन पेरुमल है कि जिनके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए भी देखे थे, कि जिस उस दौर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर किया गया था, इसलिए इन्होंने इस्लाम भी अपना लिया था और इनके ऑर्डर पर ही केरल में वो मस्जिद बनाई गई थी जिसको भारत के इलाकों की सबसे पहली मस्जिद बताया जाता है। लक्षद्वीप में रहने वाले मुसलमान लोगों के खुद के मुताबिक उनका इतिहास का आगाज शेख अब्दुल्ला नाम के एक मशहूर बुजुर्ग के साथ हुआ था। उनके मुताबिक जब अरब में इस्लाम का आगाज हुआ तो सिर्फ 3 दशकों के बाद ही यानी कि 30 साल के बाद ही शेख अब्दुल्ला नाम के एक मशहूर बुजुर्ग इस्लाम को लेकर लक्षद्वीप में आए थे और तब से ही यहाँ पर इस्लाम का आगाज हो गया था। अब्दुल्ला नाम के जो मशहूर बुजुर्ग थे ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये मदीने में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे। बाद में इन्हीं अब्दुल्ला के बेटे भी पैदा हुए थे जिनका नाम था अबू बकर बिन अब्दुल्ला। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था कुतूहल जज़ाए, जिसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया था कि आखिर लक्षद्वीप में इस्लाम कैसे आया था और किस तरह से फैलना शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुतूहल जज़ाए नाम की किताब जो उस दौर में अरबिक में लिखी गई थी उसकी ओरिजिनल कॉपी आज तक मौजूद है, क्योंकि पैदा होने वाले हर नस्ल ने पूरी हिफाजत के साथ उसको आगे ट्रांसफर किया है। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला नाम के उस मशहूर बुजुर्ग की कब्र भी लक्षद्वीप के अंदर मौजूद है। तो लक्षद्वीप के लोगों के बीच शेख अब्दुल्ला से जुड़ा एक मशहूर वाकया भी काफी शुमार है। इस वाकये के मुताबिक एक दिन शेख अब्दुल्ला मदीने शहर की जो मेन मस्जिद है यानी कि मस्जिद नबवी, उसमें खुदा की इबादत कर रहे थे। अचानक से उनकी आंख लगी, मतलब उनको नींद आ गई और उन्होंने ख्वाब देखा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको हुक्म दे रहे हैं कि वो जिदा शहर से ईस्ट की साइड में दूर दराज के इलाकों का सफर करे और वहां पर जाकर इस्लाम का प्रचार करे। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने हर हाल में अपने इस ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया
और वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर निकल पड़े। इसी इरादे से ही उन्होंने अपने दूर दराज के समुद्री सफर किए और सफर करते हुए ही लक्षद्वीप तक पहुँचे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो 11वीं सदी आते आते इस पूरे इलाके पर भी चोला डायनेस्टी का राज हुआ करता था और वो लोग इस पूरे इलाके को अपना जहाजों का पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। 15वीं सदी के बिल्कुल आखिर में जब वास्को डी गामा भारत आया तो बड़ी तेजी के साथ बाकी पोर्टुगल लोग भी भारत आना शुरू हो गए। गोवा समेत इस पूरे एरिया पर जब उन्होंने कब्जा किया तो लक्षद्वीप के इन सारे द्वीपों को भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली और उन्होंने कुछ टापुओं पर बहुत सारे किले और चर्च बनाना भी शुरू कर दिए थे। मगर यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ने उन लोगों का खुलकर विरोध किया और जिसकी वजह से अगले कुछ सालों के बाद ही यानी कि 1540 तक उन लोगों को ये पूरा इलाका खाली कर भागना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि साल 1787 के दौरान में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पूरे इलाके पर हजरत टीपू सुल्तान का राज हुआ करता था। मगर कुछ सालों के बाद यानी कि 1799 का वक्त आते आते जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को ही खत्म करने में कामयाब हो गए थे तो इस पूरे इलाके पर भी उनका ही कब्जा हो गया था। फिलहाल अब आते हैं 1947 के दौर में जब अंग्रेज से भारत को आजादी मिली तो साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया और इस अब चक्कर में इसको लेकर बहुत सी बहसबाजी चल रही थी कि आखिर कौन सा इलाका मतलब कौन सा सूबा इंडिया के साथ रहेगा और कौन सा पाकिस्तान की तरफ जाएगा। वैसे तो लक्षद्वीप के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि ये तो पहले ही मद्रास के ही अंडर में आया करता था और वहीं से ही कंट्रोल हुआ करता था। मगर तभी अचानक से पाकिस्तान के फाउंडर यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का इस पर नजर पड़ी। वो इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप जबरदस्त जगह पर मौजूद है, ना सिर्फ ट्रेड यानी कि व्यापार की वजह से बल्कि मिलिट्री पर्पस की वजह से भी इसको बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ की ज्यादातर आबादी भी क्योंकि मुसलमान ही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि इस पर हमारा पहला हक है। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरे बहुत सारे मोर्चे की तरह इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मात दे दी। वो इस तरह से कि जब पाकिस्तान की तरफ से एक दिन इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी वगैरह भेजी गई तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा था। कुछ रिपोर्टर्स ने ये भी बताया है कि अगर पाकिस्तान की फौज उस दिन आधा घंटा भी पहले पहुँच गई होती तो शायद इस इलाके पर इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का कंट्रोल होता, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ आधे घंटे पहले ही इंडिया पहुँचने में कामयाब हुई थी। आखिर में ये सवाल रहा है कि इस बात की अचानक से भारत में और दुनिया भर में के दूसरे इलाकों में लक्षद्वीप की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों होने लगी है। तो इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर लक्षद्वीप दौरा जो उन्होंने सिर्फ 2-3 दिन पहले ही किया है, जिस दौरे में उन्होंने बहुत सारे अपने फोटोज खिंचाए अच्छे अच्छे लोकेशन पर और उसके बाद कुछ ट्वीट वगैरह भी की, समुद्र की और उसके वीडियोस बनाए और उन सबको सोशल मीडिया पर शेयर किया और भारत के लोगों से अपील की कि जो जितना भी लोग एडवेंचर करने के शौकीन है या इस जगह पर घूमने के शौकीन है वो लक्षद्वीप जरूर आए। वैसे तो दोस्तों जाहिरी तौर पर ये एक सिर्फ अपील थी कि जो एक पीएम ने अपने लोगों से टूरिज्म वगैरह को बढ़ाने के लिए की थी, मगर सभी जानते हैं कि ये सिर्फ अपील नहीं बल्कि जरिए से पीएम मालदीव्स पर निशाना साध रहे थे। अब मालदीव्स पर निशाना क्यों साध रहे थे, मालदीव्स का भारत से आजकल क्या पंगा चल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। अल्लाह हाफिज।